गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जिस भी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम अफान हाशमी है और जैसा कि आप जानते हैं, हमने ये सीरीज क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड साइंस के एग्जाम के लिए चला रखी है। जिस सीरीज में ये जो खास तौर से बनाई गई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है और जो अपने सीबीएसई के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं साइंस में। ठीक है, तो ये उस सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में हम दो और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम चलेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम अपने दो चैप्टर्स लेंगे बायोलॉजी से, जो कि होंगे हमारे पहला चैप्टर आज का होगा आर एनवायरमेंट और दूसरा चैप्टर हमारा होगा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, 7 क्वेश्चन हमारे आर एनवायरमेंट के हम देखेंगे और 10 क्वेश्चन हम देखेंगे अपने लाइफ प्रोसेस से। तो टोटल आज की क्लास में हम 17 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 17 क्वेश्चन है, ठीक है, पहले तो वैसे तो मैं इस पूरे टेबल का पहले ही वाली वीडियोस में पूरा रेफरेंस दे चुका हूँ, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। ये जो 17 क्वेश्चन है ना, ये पिछले 3 साल के पेपर को निचोड़ कर निकाले गए हैं। ठीक है, हर साल सीबीएसई यही सवाल, मतलब लगभग यही सवाल पूछता है। ठीक है, तो मतलब कोविड के बाद से जो नया पैटर्न सीबीएसई ने रखा है, उस पैटर्न के हिसाब से यही टॉपिक्स पे सीबीएसई सवाल करता है। तो अगर आपने तैयारी नहीं करी है, पूरे साल नहीं पढ़ा है, तो बस ये 17 सवाल कर लेना इन दो चैप्टर्स के और बहुत अच्छे नंबर इजीली ले पाओगे। मैं तो कह रहा हूँ कि फर्स्ट डिवीजन आराम से ले पाओगे अगर इन 17 सवालों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, इनको मेमोराइज कर लिया और इनका रिवीजन अच्छे तरीके से करते चले गए। वही करना है जो बताया है। इस वीडियो को मेरे 5 बार देख लेना हफ्ते में और मतलब स्मूथली अच्छे नंबर लेके आ जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले चैप्टर के साथ, जो कि हमारा होगा आर एनवायरमेंट। 4 नंबर का ये चैप्टर पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब इसका एवरेज जो है 4 नंबर रहता है। 4 नंबर 5 नंबर कभी इस तरीके से पूछा जाता है। 3 साल का एवरेज निकाल के 4 नंबर का ये चैप्टर पूछा जाता है। 23, 24 और 25 का एवरेज जो लिया है ना, उसके हिसाब से 4 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। ये सवाल है, ठीक है, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 क्वेश्चन है। तो 4 या 5 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए ये 7 क्वेश्चन कर लोगे, बहुत है उसके लिए। ठीक है ना, आराम से इसमें इस चैप्टर के पूरे नंबर स्कोर कर पाओगे। ठीक है ना, सारे आसान आसान टॉपिक, एकदम थ्योरी वाले टॉपिक जो है इस चैप्टर में निकाल के रख दिए हैं यहाँ पर। इसी तरह अगले चैप्टर लाइफ प्रोसेस की बात करें, वो थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, इसीलिए टोटली 17 क्वेश्चन है, 7 उस चैप्टर के, 10 इस चैप्टर के। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी लेवल वही रहने वाला है। ठीक है, लेवल जो है वो आसान ही रहेगा। 10 क्वेश्चन एक स्लाइड पे देख सकते हो। अपना यही कि जो है 8 मार्क्स का इसका एवरेज है चैप्टर का, पिछले 3 साल से देखा जाए तो, है ना। इसमें भी वही सेम रूल अप्लाई होगा। कभी किसी साल 9 नंबर, किसी साल 10 नंबर, किसी साल 7 नंबर, तो एवरेज निकाल के इसका 8 आ गया, है ना। 8 मार्क्स का मोटा मोटा पूछा जाता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन उसके कर लोगे, लाइफ प्रोसेस तैयार। ठीक है, इसी तरह आर एनवायरमेंट के ये क्वेश्चन कर लोगे, आर एनवायरमेंट तैयार। ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका आंसर समझाऊंगा, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, फिर उसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस इस तरीके से करना कि बिल्कुल अपने दिमाग में चिपका लो उसको, आंसर को। चलो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ आज के। सबसे पहला सवाल लाइफ प्रोसेस, सॉरी, आर एनवायरमेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है उसका, हम तालाबों अथवा झीलों की सफाई नहीं करते हैं, परंतु किसी जल जीवशाला को नियमित सफाई की आवश्यकता होती है, क्यों? ये जल जीवशाला का क्या मतलब हो गया? जल जीवशाला हो गया हमारा एक्वेरियम। ठीक है ना, जो एक आर्टिफिशियल सिस्टम बना देते हैं ना मछलियों के लिए, घर में भी रखते हैं बहुत सारे लोग एक्वेरियम, जानते ही होंगे आप। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तालाब या झील और एक्वेरियम में अंतर, क्या अंतर है, मैं देख लेते हैं। तालाब और झीलें, पॉन्ड्स और लेक्स की बात करें सबसे पहले, तो ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब एक नेचुरल इकोसिस्टम है। ठीक है, जिनमें उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, उपभोक्ता कंज्यूमर्स और अपघटक डिकम्पोजर्स जैसे जीवाणु और कवक पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब जब हम बात करते हैं रिवर्स की और पॉन्ड्स की, है ना, या लेक्स की, पॉन्ड्स की और लेक्स की, तो उसमें क्या होता है, ये एक नेचुरल इकोसिस्टम है, हमें पता है। ठीक है, नेचुरली एग्जिस्टिंग है, कोई हमने तो बनाया नहीं है इसको, मैनमेड तो है नहीं। ठीक है ना, उसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी जो उत्पादक है, जो उपभोक्ता है कंज्यूमर्स है, और जो अपघटक है यानी डिकम्पोजर्स है, वो एक मतलब जितनी उनकी होनी चाहिए क्वांटिटी, उस क्वांटिटी में मौजूद होते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, ये अपघटक मछलियों के अपशिष्ट वेस्ट को और बचे हुए भोजन को विघटित करके कर देते हैं, जिससे जल स्वच्छ बना रहता है। अभी जो डिकम्पोजर्स होते हैं इसके अंदर, ये क्या करते हैं, ये जो मछलियों का वेस्ट होता है उसको, और जो भोजन बचा रहता है उसके अंदर, मतलब जो मछलियां भोजन कंज्यूम करती है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और जिससे जो पानी है वो साफ जो है स्वच्छ बना रहता है। ठीक है ना, ये तो होता है हमारे तालाब में और किसमें, झीलों में, यानी पॉन्ड्स और लेक्स में। अगर हम बात करें एक्वेरियम की, तो एक्वेरियम में क्या होता है, यह एक कृत्रिम और
अपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र मतलब आर्टिफिशियल और इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है जो एक्वेरियम हो गया, है ना, जिसमें अपघटों की संख्या पर्याप्त नहीं होती, जिसमें जो डिकम्पोजर्स है उनकी संख्या पर्याप्त नहीं होती, है ना। इसलिए मछलियों का अपशिष्ट और बचा हुआ भोजन जल में एकत्रित होकर विषैल पदार्थ इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे अमोनिया बनाते हैं, जो मछलियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अतः एक्वेरियम को नियमित रूप से साफ करना आवश्यक होता है। अब भाई इकोसिस्टम की अगर हम सॉरी एक्वेरियम की अगर हम बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल और इनकम्प्लीट क्योंकि ये मैन मेड है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनकी मात्रा पूरी होती नहीं है, तो इसलिए इनको हमें हमें सही वक्त पे इसलिए इसकी सफाई करनी पड़ती है। नहीं तो जो बचा हुआ खाना होता है और जो फिश का वेस्ट होता है उससे इसके अंदर अमोनिया बन जाता है, जो फिश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता, है ना। तो इसलिए हमें इसकी खुद सफाई करनी पड़ती है, ठीक है। पॉन्ड्स और लेक्सा को चल गया, सिंपल से थ्योरेटिकल आंसर है, ठीक है, 2 नंबर का आंसर है। इसको याद करना, एग्जाम में आए तो बिल्कुल लिख के आ जाना और 2 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार आहार श्रृंखला यानी फूड चेन द्वारा हानिकारक रसायन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मानव शरीर में इन हानिकारक रसायनों की सांद्रता अधिकतम क्यों होती है, ये पूछा है कि फूड चेन का एग्जाम्पल देते हुए ये बताओ कि जो हानिकारक रसायन है मतलब हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर कर जाते हैं, ठीक है, कैसे प्रवेश करते हैं। मानव शरीर में इन हानिकारक रसायनों की सांद्रता अधिकतम क्यों होती है, और जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा इनकी जो सांद्रता है मतलब जो इनकी कंसेंट्रेशन है, जो इनकी मात्रा है वो सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में कैसे होती है ये बताना है। किसका एग्जाम्पल लेना है, एक फूड चेन का, आहार श्रृंखला, ठीक है। 3 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ध्यान से सुनना इसका आंसर। अभी किस तरह प्रवेश करते हैं हानिकारक जो रसायन होते हैं, समझते हैं उसको। कीटनाशक यानी जो पेस्टिसाइड्स होते हैं और अन्य हानिकारक रसायन फसलों पर छिड़के जाते हैं, भाई फसलों पर डाले जाते हैं वो पेस्टिसाइड्स वगैरह जिससे कि उसमें कीड़ा ना लगे, ठीक है। ये अजैव निम्नीकरणीय होते हैं यानी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। और मिट्टी तथा जल में मिल जाते हैं, अब जब इनको छिड़का जाएगा तो ये पानी में भी मिलेंगे और ये मिट्टी में भी मिल जाते हैं, ठीक है। पौधे इन्हें अवशेषित कर लेते हैं, जब शाकाहारी जीव पौधे खाते हैं फिर मांसाहारी उन्हें खाते हैं तो ये रसायन खाद्य श्रृंखला फूड चेन में आगे बढ़ जाते हैं और अंततः मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। अब भाई क्या होता है, जब पेस्टिसाइड्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए पानी और मिट्टी ने, है ना, तो उसका पौधा बन गया, उस पौधे में भी पेस्टिसाइड्स हो गए, है ना। तो फिर क्या होगा, वो पौधा कौन खाएगा, हर्बीवोर खाएगा। अब हर्बीवोर को कौन खाएगा, मांसाहारी खाएगा। अब ह्यूमन बींग्स भी जो है वो मांसाहारी मतलब जो है मांस भी कंज्यूम करते हैं, जो ह्यूमन बींग होते हैं, है ना, मीट कंज्यूम करते हैं ना। तो इसीलिए अब जब उस मांसाहारी जानवर या फिर जो हमारा ये शाकाहारी जानवर होता है, जैसे बकरी, मान लीजिए ऐसा हुआ पेस्टिसाइड किसी ने छिड़क दिया अपनी खेत में, ठीक है, वहां पौधे निकल आए, अब उस पौधे को कोई बकरी खा गई, ठीक है। अब उस बकरी के पेट में चले गए वो पेस्टिसाइड्स और उस बकरी को किसी इंसान ने खा लिया, है ना। तो इस तरीके से एक फूड चेन के मतलब फूड चेन को के आगे आगे लेवल बढ़ते बढ़ते इसी तरह ह्यूमन बींग के अंदर पेस्टिसाइड चले गए, हमारी बॉडी के अंदर इस तरह प्रवेश करते हैं, ठीक है। मनुष्य में अधिकतम सांद्रण, अब ह्यूमन बींग में सबसे ज्यादा कैसे होते हैं ये अधिकतम सांद्रण कैसे है ह्यूमन बींग्स में, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर ट्रॉफिक लेवल पर इन रसायनों का सांद्रण बढ़ता जाता है। अब क्या होता है भाई, ये जो रसायन होते हैं अब हर ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे फूड चेन आगे चलेगी, भाई प्रोड्यूसर आ गया, फिर कंज्यूमर आ गया, फिर सेकंड लेवल का कंज्यूमर आ गया, है ना, इस तरह करके इनका जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, इनकी सांद्रता बढ़ती जाती है, ठीक है। इस घटना को जैविक आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ये जो इनका बढ़ना है इसको हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। मनुष्य शीर्षस्थ उपभोक्ता टॉप कंज्यूमर है। अब मनुष्य जो है वो शीर्षस्थ उपभोक्ता है यानी मनुष्य जो टॉप कंज्यूमर है, मतलब जो हमारी फूड चेन है उसमें सबसे ऊपर मनुष्य ह्यूमन बींग आते हैं, ठीक है ना। इसलिए सभी स्तरों से आए हुए रसायन उनके शरीर में सबसे अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जितने भी स्तरों से जो रसायन आ रहे होते हैं, क्योंकि मनुष्य एक टॉप कंज्यूमर है इसीलिए सबसे ज्यादा उसकी बॉडी में जमा हो जाते हैं, ठीक है। 3 नंबर का सवाल है, सिंपल सा सवाल है ना, मैंने आपसे पूरा बिल्कुल इजीली इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ये आंसर है। इस आंसर की अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, याद करना और एग्जाम में लिख के आना और 3 नंबर पक्के। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। पोषी स्तर किसे कहते हैं, पोषी स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल का सवाल अक्सर देखा गया है सीबीएसई हर साल पूछता है। यहाँ तो 2 नंबर वेरी शॉर्ट में पूछा है लेकिन हम फिर भी इसको डिस्कस कर लेंगे। औसत के अनुसार पहले पोषी स्तर द्वारा दूसरे पोषी स्तर को कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, दूसरे पोषी स्तर पर किस वर्ग के उपभोक्ता पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, सिंपल सा सवाल है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं पोषी स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल होता क्या है। तो जो ट्रॉफिक स्तर है यानी हमारा जो पोषी स्तर होता है हमारा, इसको हम ट्रॉफिक स्तर या ट्रॉफिक लेवल भी कहते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में उन सभी जीवों का समूह है जो समान प्रकार का भोजन करते हैं
और ऊर्जा प्रवाह के एक ही स्तर पर स्थित होते हैं, जैसे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता आदि। ठीक है, तो ये ट्रॉफिक लेवल होता क्या है? फूड चेन का एक पार्ट है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, उस ट्रॉफिक लेवल में सभी जीव एक समान प्रकार का भोजन करते हैं। जैसे कि भाई मान लें हम बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा ट्रॉफिक लेवल होता है, यानी दूसरा पोषण स्तर होता है, उसमें हर्बीवोर्स होते हैं। गोट हो गई, डियर हो गई, है ना। और आपके हर्बीवोर्स में क्या क्या हो सकते हैं? काव हो गई, बफलो हो गई। तो ये सभी घास खाने वाले वो है ना, पौधे खाते हैं, घास खाते हैं। तो वही बात कर रहे हैं हम, एक ट्रॉफिक लेवल में सभी एक तरह के जीव हमको मिलते हैं। ठीक है। अब ख पार्ट में क्या पूछा था? औसत के अनुसार पहले पोषी स्तर द्वारा दूसरे पोषी स्तर को कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, और दूसरे पोषी स्तर पर किस वर्ग के उपभोक्ता पाए जाते हैं। तो औसतन प्रथम ट्रॉफिक स्तर प्रोड्यूसर से द्वितीय ट्रॉफिक स्तर तक केवल लगभग 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। एक 10% का लॉ होता है। ठीक है, बस तुम्हें याद रखना, लॉ पे भी नहीं जाते, कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर 10% ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, 10 10 10 इस तरीके से ट्रांसफर होती है। हम यहाँ पहले से दूसरे की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। द्वितीय अब हमसे पूछा है दूसरे में कि दूसरे पोषी स्तर पर किस वर्ग के उपभोक्ता पाए जाते हैं। तो द्वितीय ट्रॉफिक स्तर के जीव प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो सामान्यतः शाकाहारी होते हैं। ठीक है, जो दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे हर्बीवोर, जैसे रैबिट हो गया, डियर हो गई, काव हो गई, गोट हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे पाए जाते हैं हर्बीवोर जो है हमारे पाए जाते हैं दूसरे पोषी स्तर पर या फिर दूसरे ट्रॉफिक स्तर, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं दोनों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यद्यपि ओजोन एक घातक विष है, परंतु पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार्य संपादित करती है। व्याख्या कीजिए। चलो देख लेते हैं। ये जो ओजोन लेयर वाला क्वेश्चन होता है ना, या ओजोन का कोई भी क्वेश्चन होता है, आर एनवायरमेंट चैप्टर से इसको देखा गया है पिछले 3 साल। सीबीएसई पूछता ही पूछता है। ठीक है, जैसे कि 2 नंबर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए बताते हैं इसके बारे में। ये सच है कि ओजोन जो है हमारा O3 सतह पर एक घातक विष है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि एक बहुत ही पॉइजनस गैस होती है ओजोन जो है ना, ओजोन गैस जो है बहुत पॉइजनस होती है। लेकिन वायुमंडल में यह पृथ्वी के लिए एक अनिवार्य सुरक्षात्मक कार्य करती है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में ये अर्थ के लिए ना एक बहुत ही मतलब एक तरीके से सेफ गार्ड करती है अर्थ को, है ना। एक सुरक्षात्मक कार्य यानी एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। किस चीज से? चलिए देखते हैं। हानिकारक विकिरण से सुरक्षा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशेषित कर लेती है और उसे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है, अब जो हमारे क्या बोलते हैं, सूर्य से जो आने वाली यूवी रेज है ना, उनको जो है ये अर्थ पे हमारे आने से बचाती है। वहां पर जो है ये जो हमारी ओजोन लेयर होती है, ये उन रेज से उसकी सुरक्षा करती है हमारी पृथ्वी की। ठीक है ना। अब क्या होता है, इससे दूसरा फायदा बता देते हैं इसका, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी की रक्षा। यदि यूवी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाए, अगर पृथ्वी पे पहुंच जाएंगे ना यूवी रेज, तो मनुष्य में त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर, मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट और प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही ये पौधे और फसलों को भी क्षति पहुंचाती है। इस प्रकार ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए एक सुरक्षा कवच यानी शील्ड के रूप में कार्य करती है। तो ये जो ओजोन लेयर है एक तरीके से जो है ये अर्थ की शील्ड है। ये किस चीज से प्रोटेक्ट कर रही है अर्थ को? आने वाली यूवी रेज से। अगर यूवी रेज अर्थ पे आ जाएंगी तो मनुष्यों को स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है यानी मोतियाबिंद, है ना, उनका इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है, मतलब वो बीमारियों से लड़ने के लिए काबिल नहीं रहेंगे, है ना। और इसी तरह पौधों के लिए क्या करती है, पौधों और फसलों को क्षति पहुंचाती है ना। तो इसलिए जो ये ओजोन लेयर जो है ये अर्थ के लिए एक तरीके से शील्ड हो गई, है ना, अर्थ के लिए कवच की तरह काम करती है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, उन पदार्थों के लिए उपयोग होने वाले पद का नाम लिखिए जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा नहीं किया जा सकता है। उन 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनसे वे किसी परितंत्र के विभिन्न घटकों को हानि पहुंचाते हैं। चलो देख लेते हैं। अजैव निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, हमें उनके बारे में बताना है। पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने के 2 तरीके हैं। ठीक है, 2 तरीके, 2 वेज ऑफ। सबसे पहला है जैविक आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन। ये पदार्थ जैसे कीटनाशक यानी और या डीडीटी खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश कर जाते हैं और प्रत्येक पोषी स्तर पर इनकी सांद्रता बढ़ती जाती है, जिससे शीर्षस्थ उपभोक्ताओं यानी टॉप कंज्यूमर जो है जैसे मनुष्य को सर्वाधिक हानि होती है।
एक तरीका तो इसका क्या है हानि पहुंचाने का, वो है बायोमैग्निफिकेशन। जैसा कि हमने पिछले आंसर में डिस्कस किया था कि भाई क्या होता है, वो जो पेस्टिसाइड्स वगैरह उस पर डाले जाते हैं जिससे कीड़ा ना लगे फसल में, वो मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पास होते रहते हैं, और उसकी जो उसके अंदर जो उसकी रसायन की सांद्रता है वो हर लेवल पे बढ़ती जाती है। और टॉप कंज्यूमर है ह्यूमन बीइंग, तो सबसे ऊपर है ना ट्रॉफिक लेवल उसमें हमारे सबसे टॉप का जो हमारा पोषक स्तर है उस पे होता है मनुष्य। तो सारी की सारी जो रसायन होते हैं, हानिकारक रसायन, वो मनुष्य की बॉडी में इस तरीके से प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसका नुकसान पहुंचाने का। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण और अवरोध, पॉल्यूशन एंड ब्लॉकेज। ये पदार्थ जैसे प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता कम होती है और नालियों में अवरोध उत्पन्न होता है, जो जलीय विलयन और अन्य जीवों के लिए हानिकारक है। ठीक है, दूसरा इसका नुकसान है पॉल्यूशन और ब्लॉकेज, जो हमने यहाँ पे बताया गया है ना। जैसे प्लास्टिक हो गई, वो डिकम्पोज नहीं हो पाती, नालियों में पड़ जाती है, तो फिर क्या होता है, जलीय विलयन और अन्य जीवों के लिए हानिकारक होती है वो। ठीक है, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना आर एनवायरमेंट, इसको अगर जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, अगर उनको याद भी करके चले जाओगे ना, तब भी इसमें इजीली स्कोर कर लोगे। ठीक है, पूरा थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सारा याद करके जाने वाला है। तो ठीक है, इसको बहुत इजीली जो आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ना, उनको याद कर लेना और अपना इजीली इसमें बढ़िया नंबर लेके आ जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशियों का उपयोग विभिन्न पोषक स्तरों के जीवों, विशेषकर मानव जाति को प्रभावित करता है। इसमें होने वाली परिघटना का नाम लिखिए और व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार होती है। वही सेम सवाल देखो, हर साल सीबीएसई घुमा फिरा के वही बायोमैग्निफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। देख सकते हो, अब हम तीसरी बार डिस्कस करने वाले हैं बायोमैग्निफिकेशन की बात। दो दो नंबर में कर चुके हो डिस्कस, अब 3 नंबर में पूछ रखा है कि भाई किस तरीके से बायोमैग्निफिकेशन ह्यूमन बीइंग को, यानी मनुष्य को, जो टॉप लेवल का कंज्यूमर है, उसको किस तरह हानि पहुंचाती है। ठीक है, चलो देखते हैं। घटना का नाम जैविक आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, यह रहा हमारा। प्रक्रिया कैसे होता है भाई, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश, कीटनाशक और रसायन अजैव निम्नीकरण यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो पढ़ के आ चुके पीछे। ये मिट्टी और पानी से पौधों उत्पादकों द्वारा अवशेषित कर लिए जाते हैं। फिर क्या होता है, संचयन। चूंकि इन रसायनों का पाचन या विघटन नहीं होता, तो जीवों के शरीर में जमा होते रहते हैं। सांद्रता में वृद्धि, जब एक पोषक स्तर के जीव को अगला उच्च स्तर का जीव खाता है, तो ये रसायन और अधिक मात्रा में उसमें स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक उत्तरोत्तर पोषक स्तर यानी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर इनकी सांद्रता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कंज्यूम होते रहेंगे, पौधों को खाया हर्बीवोर्स ने, तो बढ़ गई इनकी सांद्रता। हर्बीवोर को खाया किसी कार्निवोर ने, तब सांद्रता बढ़ गई। फिर वहां से किसी और ने खाया, तो इनकी सांद्रता हर लेवल पे बढ़ती जाती है। निष्कर्ष क्या होता है, मनुष्य खाद्य श्रृंखला में शीर्ष यानी टॉप पर है, इसलिए रसायनों का संचय मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक होता है। ठीक है, वही बात बतानी है, बस पॉइंट को थोड़ा ब्रेक करके थोड़ा 4 पॉइंट बना के लिखती, क्योंकि 3 नंबर का आंसर था। ठीक है, सेम वही बात लिखी है जो 2 नंबर में लिखी थी, है ना, जो पिछले 2 सवालों में लिखी थी। 3 नंबर में वही बात पूछी है, तो इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना अपना। 3 तरह के आपको आंसर दिखा दिए मैंने, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में। चलो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, वायुमंडल के उच्चतर स्तर में ओजोन के द्वारा संपादित किए जाने वाले आवश्यक प्रकार्य का उल्लेख कीजिए। वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर यह किस प्रकार बनती है। रसायनों के उस समूह का नाम लिखिए जो वायुमंडल में ओजोन स्तर की गिरावट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक है बच्चों, ये भी एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई में। अक्सर पूछता है कि भाई डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में, किस तरीके से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है ना, और किस तरीके से बनती है ओजोन लेयर, उसके बारे में पूछा है। चलो इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है ओजोन का महत्वपूर्ण कार्य, जो ओजोन है उसका कार्य क्या होता है, पैसे ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं ओजोन का भी कार्य। ठीक है, लेकिन फिर घुमा फिरा के वो पूछता है सीबीएसई 3 नंबर में, तो आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर, है ना। चलो, वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन एक ढाल की तरह कार्य करती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरामैग्नेटिक विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट और या यूवी रेडिएशन को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। यह सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि यह विकिरण जीवों के लिए अंततः हानिकारक है और मनुष्य में त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकती है। ठीक है, अगर अर्थ पे पहुंच जाएगी तो क्या होगा, मनुष्य के लिए स्किन कैंसर जैसी बीमारी है, इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा, कैटरैक्ट हो गया, जो हम पीछे डिस्कस करके वही बात हमने यहाँ लिखी है और शॉर्ट करके। ओजोन का निर्माण, ये बनती कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। वायुमंडल के ऊपरी स्तर, जिसे समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, उसमें ओजोन का निर्माण सूर्य की यूवी किरणों की सहायता से होता है। उच्च ऊर्जा वाली यूवी किरणें ऑक्सीजन के अणुओं O2 को तोड़कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु यानी O बनाती है। ये स्वतंत्र परमाणु फिर ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन यानी O3 बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है ओजोन का। अब बात कर लेते हैं डिप्लीट किस तरह हो रही है। पहले उससे पहले उसके एक वो देख लेते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया कि किस तरीके से हो रही है। अब क्या होगा भाई,
जो O2 ऑक्सीजन में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है, यूवी रेज के साथ जब उसके ऊपर यूवी रेज हिट करेंगी तो ये ब्रेक होके दो मतलब इंडिविजुअल ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। अभी जो इंडिविजुअल ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ये जो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके ओजोन का मॉलिक्यूल, एक O3 का मॉलिक्यूल बना लेता है या एटम बना लेता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार रसायन यानी डिप्लीशन की जो लिए जो केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल है उनकी बात कर लेते हैं। ओजोन परत के क्षय डिप्लीशन के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs जैसे संश्लेषित रसायन यानी सिंथेटिक केमिकल जिम्मेदार हैं। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक यंत्रों यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स में किया जाता है। ये जो हमारी रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर वाली इंडस्ट्रीज है वो इस्तेमाल करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, जिनकी मात्रा बढ़ने से एटमॉस्फेयर में ये जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है। ठीक है ना, चलो अब हम यहाँ पे हमारा आर एनवायरमेंट चैप्टर खत्म होता है और अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, जो कि हमारा है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, एक चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया अपना आर एनवायरमेंट। अब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने 7 सवाल रखे थे लाइफ आर एनवायरमेंट में और अब हम हमारे 10 सवाल हैं लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एवरेज इसका 8 मार्क्स का है पिछले 3 साल का, लेकिन इंडिविजुअली अगर देखोगे ना सालन साल 10 नंबर का कम से कम चैप्टर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से अपना मतलब प्रिपेयर करना। जो यहाँ पे उठा के रख दिया है ना, बिल्कुल समझ लो टॉप कंटेंट है, उसी को कर लोगे आराम से इसमें 8 नंबर लेके आ जाओगे 10 में से, बल्कि 10 में से 10 का ही कर दोगे। अगर इस मेरी वीडियो को, जैसा मैंने बताया कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर भी दोबारा कह रहा हूँ कि 5 बार भी अगर हफ्ते में देख लोगे इस पूरी सीरीज को, अपना इजीली जो है बढ़िया नंबर स्कोर कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। पहला सवाल लाइफ प्रोसेस में है, पक्षियों और स्तनपायी जीवों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोका जाना क्यों महत्वपूर्ण है। ये पूछा है, ये जो पक्षी होते हैं और जो मैमल्स होते हैं उनमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके मिलने से, उसको मिक्स होने से रोकना क्यों जरूरी है। चलो ये तो का हो गया हमारा यानी ए पार्ट है ना। ख पार्ट का जो प्रश्न है वो है, उन जंतुओं का उल्लेख कीजिए जो कुछ सीमा तक ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर की धाराओं के मिलने को सहन कर सकते हैं। इन जंतुओं के शरीर का ताप किस कारक पर निर्भर करता है, ये बताना है। ठीक है, चलो पहले ए पार्ट का आंसर देख लेते हैं कि रक्त मिश्रण को रोकना क्यों महत्वपूर्ण है, यानी ब्लड मिक्सिंग को, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को रोकना क्यों इंपॉर्टेंट है। रक्त मिश्रण को रोकने का महत्व, पक्षी और ये स्तनधारी यानी बर्ड्स और मैमल्स जो है अपने शरीर का तापमान स्थिर कांस्टेंट रखने के लिए समतापी यानी वार्म ब्लडेड होते हैं। ये क्या करते हैं बर्ड्स और मैमल्स, अपने शरीर का, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ना ये वार्म ब्लडेड समतापी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसके लिए उन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इनके हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। रक्त को अलग रखने से कोशिकाओं को ऑक्सीजन की अधिकतम और कुशल आपूर्ति यानी एफिशिएंट सप्लाई सुनिश्चित होती है, जो उच्च ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। ठीक है ना, ये बात हो गई। तो इसलिए इनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग होना जरूरी है, उसका कारण मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बिल्कुल यही कारण आपको अपने एग्जाम में लिख के आना है। अब बात कर लेंगे हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल की। मिश्रण सहन करने वाली प्राणी और तापमान का कारक, हमारे जो उभयचर होते हैं यानी एम्फीबियंस और बहुत से सरीसृप यानी रेप्टाइल्स रक्त के थोड़े मिश्रण को सहन कर सकते हैं। मतलब उनका अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है तो वो कुछ मिक्सिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, इन प्राणियों के शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान यानी एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि ये असमतापी यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसलिए इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कहाँ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट के ऊपर। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है, पाचन क्रिया में निम्नलिखित की भूमिका का उल्लेख कीजिए। हमारी जो पाचन क्रिया है यानी जो डाइजेशन है बॉडी का, उसमें पित्त रस और पित्त लवण का हमको उल्लेख बताना है और अग्न्याशिक एंजाइम। चलो ठीक है, पित्त रस और पित्त लवण की भूमिका यानी रोल ऑफ बाइल जूस और बाइल सॉल्ट्स। बाइल जूस का और बाइल सॉल्ट का क्या रोल है हमारे डाइजेशन में, ये बताना है। चलो देखते हैं, यहां से स्टार्ट है। पित्त लवण यानी बाइल सॉल्ट्स वसा फैट के बड़े गोलकों को छोटे गोलकों में तोड़ते हैं, जिसे वसा का इमल्सिफिकेशन यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं। पित्त रस भोजन के माध्यम को क्षारीय यानी एल्कलाइन बनाता है, जो अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया के लिए आवश्यक है।
ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा रोल है बाइल सॉल्ट का और बाइल बाइल जूस का। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े फैट के गोलक होते हैं, है ना, जो हम कंज्यूम करते हैं फैट, उनको छोटे छोटे गोलकों में तोड़ते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, बड़े बड़े फैट के पार्टिकल्स को छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, पित्त रस का काम क्या है, बाइल जूस का। बाइल जूस क्या करता है, ये भोजन के माध्यम को एल्कलाइन बनाता है ना, जो अग्नाशी एंजाइमों की क्रिया के लिए आवश्यक है, जो अग्नाशी एंजाइम जो है उनकी क्रिया के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अग्नाशी एंजाइमों की भूमिका क्या होती है। रोल ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या है। अग्नाशी रस यानी पेनक्रियाटिक जूस में मौजूद एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन का, लाइपेज वसा का और एमाइलेज स्टार्च का पाचन करते हैं। ठीक है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के अंदर जो हमारे मौजूद एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, आपका लाइपेज हो गया और आपका अमाइलेज हो गया, है ना, ये प्रोटीन, आपका फैट और आपका जो स्टार्च है उनको पाचन में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, आपका ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प, आपका लाइपेज करेगा फैट के डाइजेशन में हेल्प, और हमारा जो ये एमाइलेज होता है ये करता है हमें स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प। ठीक है ना, 2 नंबर का सवाल है, इजीली इसका आंसर आपके लिए ब्रेक डाउन कर दिया है। सेम यही आंसर लिख के आने, अगेन कंप्लीटली थ्योरेटिकल। ठीक है, याद करो और लिख के आओ अपना। चलिए, अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 29, जिसमें पूछा गया है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के समय ग्लूकोज के विखंडन का पहला चरण क्या है, ये कहाँ होता है। दूसरा सवाल है, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, क्यों। तीसरा सवाल है, श्वास चक्र के समय वायु का अवशिष्ट आयतन किसे कहते हैं, अथवा प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, इस तथ्य के प्रायोगिक सत्यापन के चरणों को क्रमवार लिखिए। देखो बच्चों, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, चॉइस होगी आपके पास एग्जाम में, इनमें से किसी एक का भी आंसर लिखना है आपको। यहाँ पर दोनों का आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, जो दोनों में से आसान लगेगा, एग्जाम में अगर पूछ लेंगे ये सवाल, जो दोनों में से आसान लगेगा उसका आंसर लिख के आ जाना। ठीक है, दोनों ही सवाल जो है वो आसान है, थ्योरेटिकल अगेन कंप्लीटली। बायोलॉजी में तो इस बार क्लास 10 तक आप सब कुछ थ्योरेटिकल ही पढ़ोगे। ठीक है, तो मतलब एग्जाम में सारा अगर याद करके चले जाओगे तो उसमें भी आपकी जो है मतलब मोर देन 60-70% की प्रिपरेशन हो जाती है, मतलब इजीली फर्स्ट डिवीजन क्रॉस कर सकते हो। चलो, सबसे पहले पहले वाले का देख लेते हैं, ग्लूकोज के विखंडन का पहला चरण। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में यानी श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन ब्रेकडाउन का पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस वाला सवाल है ना बच्चों, ये सीबीएसई अक्सर पूछता है, मतलब पायरुवेट में जो ब्रेकडाउन होता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो मैंने लिखा है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इसका आंसर लिखा है, एकदम बेसिक फॉर्म में, उसी आंसर को याद करना है बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, ग्लूकोज के विखंडन का पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस यानी इंग्लिश में इस तरीके से, हिंदी में इस तरीके से, दोनों में कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस ही है, कहलाता है। आप किसी में भी कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज करके लिख सकते हो, पूरा सेंटेंस हिंदी में लिख दिया, ग्लाइकोलाइसिस इंग्लिश में, कीवर्ड्स इंग्लिश में भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज अणु 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु में टूट जाता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। कहां पर होती है, कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, यही पूछा था। अब फिर दूसरे सवाल में पूछा था, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है, चलो बता देते हैं, व्हाई इज एटीपी कॉल्ड एनर्जी करेंसी। एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वह अणु है जो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं यानी बायोकेमिकल प्रोसेसेस द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को संग्रहित यानी स्टोर करता है। कोशिका के अंदर होने वाली सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा उपभोक्ता प्रक्रियाओं यानी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस जो होते हैं को संचालित करने के लिए इसी एटीपी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी कहते हैं। ठीक है ना, चलो अब देख लेते हैं तीसरा पार्ट, अवशिष्ट आयतन का अर्थ, मीनिंग ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम। अवशिष्ट आयतन यानी रेसिडुअल वॉल्यूम फेफड़ों लंग्स में हमेशा बचे रहने वाली वायु की वह मात्रा है जो व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक सांस बाहर छोड़ने यानी फोर्सफुल एक्सिलेशन के बाद भी फेफड़ों से नहीं निकाली जा सकती है। इसका मुख्य कार्य गैसों का विनिमय यानी गैसियस एक्सचेंज निरंतर जारी रखना है। ठीक है, ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, ये अगर हम जबरदस्ती भी अपनी सारी सांस बाहर छोड़ देंगे ना, हम तब भी इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि गैसेस का जो एक्सचेंज है उसको मेंटेन करने के लिए ये मौजूद होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे उस क्वेश्चन की जो चॉइस में पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण वाला, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सनलाइट की जरूरत क्यों पड़ती है।
यह प्रयोग सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्च हटाना, डिस्टार्चिंग। पौधे को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखें ताकि पत्तियों में मौजूद सारा स्टार्च खत्म हो जाए। ठीक है, क्या करो, एक पौधा लो, उसको 2-3 दिन के लिए बिल्कुल अंधेरे वाले कमरे में रख दो, जिससे पत्तियों के अंदर जो सारा स्टार्च है ना मौजूद, वो सब गायब हो जाएगा। फिर क्या करो, पत्ती को ढकना, एक पत्ती को बीच के भाग को दोनों तरफ से काले कागज यानी ब्लैक पेपर की पट्टी से ढककर क्लिप लगाएं। ठीक है, सूर्य में रखना, पौधे को 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट में रखें। फिर है हमारा क्लोरोफिल हटाना, चौथा स्टेप। पत्ती को तोड़कर अल्कोहल में उबालकर क्लोरोफिल को निकाल दें, जिससे पत्ती रंगहीन हो जाएगी। फिर है हमारा आयोडीन परीक्षण यानी आयोडीन टेस्ट। रंगहीन पत्ती को आयोडीन घोल यानी आयोडीन सॉल्यूशन में डालें, पत्ती का खुला भाग नीला काला हो जाता है और स्टार्च की उपस्थिति, जबकि ढका हुआ भाग नीला नहीं होता, क्योंकि स्टार्च की अनुपस्थिति। इससे सिद्ध होता है कि सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, जिस पार्ट को आप ढक दोगे वो पार्ट तो आपका जो रंगहीन पत्ती है उसको आयोडीन के घोल में जब डालोगे तो पत्ती का खुला वाला जो भाग है ना, जो खुला हुआ भाग है वो तो हो जाएगा ब्लैक ब्लू। ठीक है, जो हो जाता है क्योंकि स्टार्च की मौजूदगी है उसके अंदर, जबकि जो ढका हुआ भाग है ना वो नीला नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर से स्टार्च गायब हो चुका है। इसलिए हमें पता चलता है कि लाइट जो है वो जरूरी है, जिससे कि उसके अंदर स्टार्च मौजूद रहे। ठीक है, चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 है उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, यानी एक्सक्रीशन के बारे में पूछा है। 3 नंबर का सवाल है फिर से। उस अंग का नाम लिखिए जो वृकक के मूत्राशय से वृकक को मूत्राशय से जोड़ता है, इसके प्रकार का उल्लेख कीजिए। ठीक है, फिर बताना है उन 2 कारकों की सूची बनाइए जिन पर पुनरावशेषित जल की मात्रा निर्भर करती है। चलो सबसे पहले हम एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं, उत्सर्जन की। उत्सर्जन उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों में हानिकारक उपापचयी अपशिष्टों यानी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे यूरिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये वो प्रक्रिया है जिससे जो वेस्ट होता है, यूरिया का वेस्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। फिर हम अंग का नाम यानी मूत्रवाहिनी, यूरेटर। ठीक है, कार्य क्या है, यह गुर्दे किडनी से बने मूत्र यानी यूरिन को मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाता है। इसका काम होता है यूरेटर का, किडनी में जो यूरिन बनता है उसको ये मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाता है। ठीक है, पानी के पुनरावशेषण यानी रीअब्जॉर्प्शन की मात्रा मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 कारकों पर निर्भर करती है। शरीर में अतिरिक्त जल की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द बॉडी। यदि शरीर में पानी पर्याप्त है तो पुनरावेशन कम होगा। अगर जो पानी जो है पर्याप्त है बॉडी के अंदर, तो ये जो हमारा एक्सेस वाटर होता है इसका जो रीअब्जॉर्प्शन है ये कम होगा, है ना। उत्सर्जित होने वाले विलेय अपशिष्टों की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड। यदि यूरिया जैसे अपशिष्टों की मात्रा अधिक है तो उन्हें घोलने के लिए अधिक पानी उत्सर्जित होता है। ठीक है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो है हमारा उस रुधिर वाहिका का नाम लिखिए जो रुधिर को वृकक तक ले जाती है। विक्राणु को वृकक की निस्यंदन की मूल इकाई क्यों कहा जाता है। मूत्र बनने में विक्राणु के नलिकाकार भाग की भूमिका लिखिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, यह रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल जो गुर्दे किडनी तक रक्त लाती है उसे वृकक धमनी यानी रीनल आर्टरी कहते हैं। ठीक है ना। नेफ्रॉन को निस्पंदन इकाई क्यों कहते हैं ये बता देते हैं। वाई इज नेफ्रॉन कॉल्ड फिल्ट्रेशन यूनिट। नेफ्रॉन को गुर्दे किडनी की मूलभूत निस्पंदन इकाई यानी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कहा जाता है क्योंकि यह रक्त में मौजूद अपशिष्टों यानी वेस्ट और अतिरिक्त पदार्थों को छानकर मूत्र बनाने का कार्य करता है। प्रत्येक गुर्दे में लाखों नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन को भाई क्यों कहते हैं उसकी फिल्ट्रेशन यूनिट, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये जो वेस्ट होते हैं रक्त में मौजूद जो वेस्ट होते हैं और अतिरिक्त पदार्थ को ये फिल्टर करके उनको छानकर यूरिन बनाने का कार्य करता है ना। और प्रत्येक हमारा जो गुर्दा होता है उसके अंदर लाखों नेफ्रॉन होते हैं। चलो फिर बात करते हैं मूत्र निर्माण में नलिकाकार भाग की भूमिका। रोल ऑफ ट्यूबुलर पार्ट इन यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, जो ट्यूबुलर पार्ट है उसको यूरिन फॉर्मेशन में क्या काम है। नेफ्रॉन का नलिकाकार भाग यानी ट्यूबुलर पार्ट मूत्र निर्माण में पुनरावेशन यानी रीअब्जॉर्प्शन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह निस्पंद यानी फिल्ट्रेट में मौजूद ग्लूकोज, अमीनो एमिल यानी अमीनो एसिड्स, लवण यानी सॉल्ट और जल जैसे उपयोगी पदार्थों को, यूजफुल सब्सटेंसेस को शरीर की आवश्यकता अनुसार रक्त में वापस अवशेषित कर लेता है यानी वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है भाई, ये जो ट्यूबुलर पार्ट होता है ना, इसका नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो किस चीज में मदद करता है,
वो जो जितने भी हमारे फिल्ट्रेट जो होता है हमारा, जो छनने के बाद बच जाता है, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड हो गए, या सॉल्ट हो गए, या पानी हो गया, ठीक है, जितने भी उपयोगी पदार्थ होते हैं, जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेज हैं, ये वापस से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ब्लड में एब्जॉर्ब करवा देता है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, क्या होगा यदि किसी पादप में जाइलम ऊतक को हटा दिया जाए, ठीक है, हम क्षतिग्रस्त हो जाएं और रुधिर स्राव आरंभ हो जाए। चलो सबसे पहले वाले का आंसर देखते हैं कि अगर हम जाइलम को हटा देंगे किसी पेड़ में से तो क्या होगा। जाइलम ऊतक पौधों में जड़ों से पत्तियों तक यानी जल और खनिजों यानी वाटर और मिनरल्स का परिवहन करता है। जाइलम जो है क्या करता है भाई, जड़ों से लेके पत्तियों तक पानी और जो मिनरल्स होते हैं यानी जो खनिज होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट देखता है, उनका ट्रांसपोर्ट कराता है करता है। ठीक है, यदि इसे हटा दिया जाए तो पत्तियों तक पानी नहीं पहुंचेगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण जैसी आवश्यक क्रियाएं रुक जाएंगी और पौधे अंततः सूख कर मर जाएंगे। क्या होगा भाई, अगर हम जाइलम को हटा देंगे तो पानी और मिनरल्स पत्तियों तक नहीं पहुंच पाएंगे और फोटोसिंथेसिस जैसी जो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है, क्रियाएं होती है, वो रुक जाएंगी और पेड़ धीरे धीरे सूख कर मर जाएगा, जिसको हम विल्टिंग कहते हैं। पत्तियां गिर जाएंगी सूख के और पेड़ मर जाएगा। खा पार्ट था ऑप्शन नंबर जो सवाल नंबर बी कि अगर हम क्षतिग्रस्त हो जाए यानी इंजर्ड हो जाए तो और रुधिर स्राव आरंभ हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, चोट लगने पर रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स घायल स्थान पर जमा होकर एक जाल जैसा बना लेती है, जिससे रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट कहते हैं। ठीक है, यह प्राकृतिक प्रक्रिया रक्त स्राव यानी ब्लीडिंग को रोकती है और शरीर के अत्यधिक रक्त की हानि यानी लॉस ऑफ ब्लड होने से बचाती है। ठीक है, क्या होता है जब हम इंजर्ड होते हैं, जिस जगह जैसे मान लीजिए हम इंजर्ड हो जाते हैं और हमारा खून निकलने लगता है, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे वहां पर एक जाल जैसा कुछ पदार्थ बन जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। ठीक है, ये जो एक नेचुरल वो है प्रोसेस जिसको हम जो ब्लीडिंग को रोकने काम आता है और शरीर के अत्यधिक रक्त की हानि यानी मतलब हमारी बॉडी के एक्सेसिव ब्लड लॉस को बचाता है। ठीक है ना। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मानव श्वसन तंत्र में निम्नलिखित के नाम लिखिए। वे भाग जहां महीन बालों और रेशमा की परत द्वारा वायु को निस्यंदित किया जाता है। वह भाग जो वक्ष गुहिका को उदर गुहिका से पृथक करता है। वह गुब्बारे जैसी संरचनाएं जहां गैसों का आदान प्रदान होता है और श्वसन नली से फुफ्फुस तक के दो बड़े वायु मार्ग। ठीक है, और फिर बताना है फुफ्फुस की किन्हीं दो विशेषताओं की सूची बनाइए जो उसे श्वसन की दक्ष सतह बनाती है। 3 नंबर का सवाल है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले उस भाग की बात कर लेते हैं जहां पे महीन बालों और श्लेष्मा की परत द्वारा वायु को निस्यंदित किया जाता है, उसको हम कहते हैं नासिक गुहिका यानी नेसल कैविटी। ठीक है, वह भाग जो वक्ष गुहिका को अदर गुहिका से पृथक करता है उसको हम कहते हैं डायफ्रैग्म। फिर हमारा वह गुब्बारे जैसी संरचनाएं जहां गैसों का आदान प्रदान होता है वो होती है हमारी एल्वियोलाई यानी कूपिकाएं। और फिर श्वसनली से फुफ्फुस तक के दो बड़े वायु मार्ग उसको हम कहते हैं ब्रोंका यानी श्वसनी। ठीक है, फिर हम बात करें सेकंड प्रश्न की जो हमारे से पूछा गया है, उसमें पूछा है उसकी किन्हीं दो विशेषताओं की सूची बनाए जो उसे श्वसन की दक्ष सतह बनाती है। ठीक है, फेफड़ों लंग्स को कुशल श्वसन सतह यानी रेस्पिरेटरी सरफेस बनाने वाली दो प्रमुख विशेषताएं, बड़ी सतही क्षेत्रफल यानी लार्ज सरफेस एरिया, कूपिका यानी एल्वियोली को अत्यधिक संख्या गैसों को विनिमय यानी गैसेस एक्सचेंज के लिए एक विशाल सतह प्रदान करती है। फिर दूसरी बात होगी इसकी रक्त वहिकाओं को का घना जाल, डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, कूपिका की दीवारों पर रक्त वहिका यानी ब्लड वेसल्स का विस्तृत जाल होता है जो ऑक्सीजन के त्वरित अवशेषण यानी रैपिड एब्जॉर्प्शन को सुनिश्चित करता है। ठीक है ना, ये हमारा ये सवाल कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। ठीक है, चलो देखते हैं। निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। फुफ्फुस में कूपिकाओं में रुधिर वाहिकों का विस्तृत जाल होता है। ठीक है, रुधिर में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। मानव शरीर में अवायवीय श्वसन के समय अंतिम उत्पाद के रूपों में CO2 के स्थान पर 3 कार्बन अणु बनता है। फिर चॉइस में दूसरा सवाल पूछा है कि मानव पाचन तंत्र में आहार नली के हर भाग में होने वाली गति का नाम लिखिए। ये गतियां पाचन में किस प्रकार सहायता करती हैं। और इसका सेकंड पार्ट है मानव शरीर में पित्तरस कहाँ संचित होता है, पित्तरस की 2 भूमिकाओं की सूची बनाइए। चलो देख लेते हैं क्या आंसर है। चलो सबसे पहले वाले को देखते हैं। कूपिका एल्वियोली की दीवारों में रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड कैपिलरीज का एक घना जाल होता है। यह संरचना गैसों के विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक विस्तृत सतह प्रदान करती है, जिसे रक्त और वायु के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान तेजी से कुशलतापूर्वक हो सके। ठीक है, ये है उस जाल का काम। दूसरे में बात करें हमारे शरीर में श्वसन वर्णक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट,
है ना। दूसरा सवाल क्या था भैया, दूसरा सवाल था रुधिर में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। हमारे शरीर में श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है, जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं, उसकी ऑक्सीजन के प्रति बंधुता एफिनिटी बहुत उच्च होती है। इसके विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक घुलनशील सॉल्युबल होती है, इसलिए इसका परिवहन मुख्य रूप से रक्त के प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में होता है, ना कि हेमोग्लोबिन द्वारा। ठीक है, ये बात इसकी यहाँ पर हो गई खत्म। फिर हमारा तीसरा सवाल था कि मानव शरीर में अवायवीय श्वसन के समय अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 के स्थान पर 3 कार्बन अणु बनता है। मनुष्य में जब अत्यधिक व्यायाम के दौरान पेशी कोशिकाएं यानी मसल सेल्स में ऑक्सीजन का अभाव यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, तो पाइरुवेट पूरी तरह से टूटने के बजाय लैक्टिक अम्ल में बदलता है। लैक्टिक अम्ल एक 3 कार्बन अणु का मॉलिक्यूल है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो पाइरुवेट पूरी तरह से टूटने के बजाय लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। पूरी तरह नहीं टूटता, लैक्टिक अम्ल बदल जाता है। और लैक्टिक अम्ल क्या है, एक 3 कार्बन अणुओं वाला मॉलिक्यूल, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन की। चॉइस में क्या क्वेश्चन पूछा था मानव पाचन तंत्र में आहार नली के हर भाग में होने वाली गति का नाम लिखिए। ये गतियां पाचन में किस प्रकार सहायता करती हैं, और मानव शरीर में पितरस कहाँ से संचित होता है, पितरस की 2 भूमिकाएं बताइए। चलो, सबसे पहला है पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट यानी क्रमाकुंचन गति, है ना। पूरी आहार नली यानी गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल के अस्तर में पेशियों का लयबद्ध संकुचन होता है, जिसे क्रमाकुंचन गति यानी पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। यह गति भोजन को आगे की ओर धकेलती है, ताकि पाचन तंत्र के हर भाग में भोजन का सही ढंग से प्रक्रमण प्रोसेसिंग हो सके। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं पितरस का भंडारण, स्टोरेज ऑफ बाइल यूज। पितरस यकृत लिवर में पितरस जो है वो यकृत में यानी लिवर में बनता है हमारे, है ना। लेकिन इसका भंडारण गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में होता है। बनेगा लिवर में, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में। पितरस के कार्य, रोल ऑफ बाइल यूज, ठीक है। क्षार्य माध्यम, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम। ये अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को एक क्षार्य यानी अल्कलाइन बनाता है, ताकि अग्नाशय एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। दूसरा कार्य इसका है वसा का इमल्सीकरण यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। यह वसा की बड़ी गोलिकाओं को, मतलब बड़े फैट पार्टिकल्स को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये इसका हो गया अपना। फिर 2 नंबर में सवाल पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है और इनके द्वारा बना भोजन पौधे के अन्य भागों में पहुंच जाता है। इसमें सम्मिलित प्रक्रिया का नाम लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है भाई, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन। और इसका एक्सप्लेनेशन बता देते हैं कैसे होता है। भोजन के परिवहन का कार्य फ्लोयम ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों जैसे सुक्रोज को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों जैसे जड़ों, फलों और वृद्धि वाले अंगों तक पहुंचाया जाता है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, जिसके लिए एटीपी को प्रास ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। 2 नंबर का छोटा सा सवाल था, वो हमने बता दिया कि भैया प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों के द्वारा खाना किस तरह पहुंचाया जाता है दूसरी तरफ, बाकी सारे भागों में, है ना। वही आंसर आपको भी लिख के आना है। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर के सवाल की, यह है लॉन्ग आंसर। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, विभिन्न जंतुओं की क्षुद्रांतु की लंबाई उनके द्वारा खाए जाने वाले आहार पर निर्भर करती है, इस कथन की पुष्टि करो। ठीक है, फिर दूसरा सवाल पूछा है, मानव में भोजन के पाचन में अग्नाशय और पितरस की भूमिका पर चर्चा कीजिए। दोबारा वही सवाल है, कितनी बार पूछा जा रहा है पितरस का रोल, है ना। बाइल का जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है, और बार बार वही पूछ रहे हैं कि बाइल जो है, जूस जो है, उसका रोल क्या होता है बाइल जूस का। ठीक है, पाचित भोजन को अवशेषित करने के लिए क्षुद्रांतु की अभिकल्पना किस प्रकार की गई है। फिर चॉइस में पूछा है, कंठ में उपस्थित केवलियों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। श्वसन चक्र के दौरान वायु को अंदर लेते समय पसलियों और डायफ्राम की भूमिका का वर्णन कीजिए। कठोर व्यायाम करते समय हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, क्यों, व्याख्या कीजिए। चलो भाई, अब हम इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले का पार्ट का देख लेते हैं। ठीक है, क्षुद्रांतु की लंबाई और भोजन का प्रकार। शाकाहारी जंतु हर्बीवोर्स को घास में मौजूद सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांतु स्मॉल इंटेस्टाइन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन कठिन होता है। इसके विपरीत बाघ जैसे मांसाहारी जंतु कार्निवोर्स के लिए मांस पचाना अपेक्षाकृत आसान होता है, इसलिए उनकी क्षुद्रांतु छोटी होती है। ठीक है भाई,
अब जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है क्योंकि वो घास खाते हैं, घास में होता है स्यूक्रोज जो कि डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना। लेकिन अगर हम बात करें कार्निवोर्स की, वो खाते हैं मांस, उनके लिए मांस को पचाना आसान होता है, इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है। अग्नाशय और पितरस की भूमिका, फिर से वही सवाल अग्नाशय और पितरस वाला, ठीक है। बाइल जूस ये यकृत से स्रावित होता है, मतलब सिक्रेटेड बाय लिवर, और इसके दो मुख्य कार्य होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अमाशय में आने वाले अम्लीय भोजन को एक क्षार्य माध्यम यानी एक एल्कलाइन मीडियम एल्कलाइन बनाता है, ताकि अग्नाशय एंजाइम अपने पूरे इफेक्टिवली कार्य कर सके, ठीक है ना। दूसरा इसका है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, वसा का इमल्सीकरण। यह वसा की बड़ी गोलिकाओं को, मतलब फैट के बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है, जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। फिर है हमारा अग्नाशय पेनक्रियास की बात कर लेते हैं। ये अग्नाशय रस पेनक्रियाटिक जूस स्रावित करता है, जिसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए काम आता है, और लाइपेज इमल्सीकृत वसा यानी इमल्सिफाइड फैट को पचाने के काम आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे अवशेषण के लिए शुद्रांत्र की संरचना। शुद्रांत की भीतरी दीवार पर लाखों उंगली जैसे संरचनाएं होती है, मतलब बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिनको हम विली कहते हैं, ठीक है, विला या विली जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। ये पचे हुए भोजन के अवशेषण के लिए सतही क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया को बहुत बढ़ा देती है, ठीक है ना। अब ये जो क्या होता है, जो भोजन को एब्जॉर्प्शन के लिए ये क्या करती है, ये उसके सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इन दीर्घ रोमों के में रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स का घना जाल होता है, जो अवशेषित भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेंगे ख पार्ट की। ख पार्ट में क्या है भाई, ख पार्ट में है उपस्थित वलय की भूमिका। गले में जो हमारे श्वास नली होती है ट्रैकिया, उसमें उपस्थित वलय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उपस्थित होते हैं। इनका मुख्य कार्य है सुनिश्चित करना है कि वायु मार्ग एयर पैसेज निपतित कोलैप्स न हो, ताकि हवा का प्रवाह निरंतर बना रहे। पसलियों और डायफ्राम की भूमिका, अतः श्वसन के दौरान जब हम सांस अंदर लेते हैं इनहेलेशन, तो निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। पसलियां यानी रिब्स, पेशियों के संकुचन के कारण पसलियां ऊपर और बाहर की ओर अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स खिंच जाती हैं, ठीक है ना। ये हम पसलियों और डायफ्राम की भूमिका बता रहे हैं, ठीक है। और डायफ्राम यह चपटा हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है डायफ्राम, ठीक है ना। परिणाम, इन दोनों क्रियाओं से वक्ष गुहा यानी चेस्ट कैविटी का आयतन बढ़ जाता है और वायु दाब कम हो जाता है, जिससे हवा फेफड़ों में भर जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि मसल क्रैम्प्स क्यों होती हैं, जो थर्ड पार्ट में पूछा गया था। मांसपेशियों में ऐंठन का कारण, ठीक है। भारी व्यायाम हैवी एक्सरसाइज के दौरान जब हमारे शरीर के पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, मतलब पर्याप्त ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती है, तो हमारी पेशी कोशिकाएं ऊर्जा के लिए अनॉक्सी श्वसन एनोर्बिक रेस्पिरेशन का सहारा लेती हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और लैक्टिक अम्ल बनता है। पेशियों में इसी लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से के कारण ऐंठन यानी क्रैम्प्स होते हैं। तो बच्चों, हमारा जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है वो यहाँ खत्म होता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए। अब आपको क्या करना है, पीएमआर रूल फॉलो करना है, प्रैक्टिस मेमोराइज रिवाइज। इस वीडियो को देखो, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से याद करो जो आंसर्स मैंने बताए हैं, और उसका रिवीजन करते रहो। रिवीजन कितनी बार करना है, हफ्ते में 5 बार। हफ्ते में 5 बार इसको कर लोगे, ये वाला चैप्टर तुम्हारा बिल्कुल तुम्हें जबानी याद हो जाएगा, और अपने एग्जाम में तुम बहुत अच्छे आंसर्स लिख के आ सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अपने, ठीक है, 2 और चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास बचते हैं आखिरी 2 चैप्टर इस सीरीज को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। आज का ये लेक्चर नंबर 6 था जो कंप्लीट हो गया। मैंने जैसा आपको कहा था कि 7 वीडियोस की सीरीज रहने वाली है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में अब, ठीक है। आखिरी 2 चैप्टर जो हमें डिस्कस करने रह गए हैं उनके साथ, एक हमारा रहता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और दूसरा चैप्टर हमारा रहता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। 2 बायोलॉजी के चैप्टर हमारे बचते हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद एंटायर सिलेबस की सीरीज आपके पास होगी। फिर आप हैं और ये सीरीज है, आपको इस सीरीज को लगातार देखना जब तक आपके एग्जाम नहीं आते। एक हफ्ते में 5 बार देखो जब तक एग्जाम नहीं आ रहे, ठीक है। हर हफ्ते 5 बार देखना ही है एक वीडियो को, मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि बस एक मतलब एक वीडियो एक बार देख ली और ऐसा कर लिया। हर वीडियो को 5 बार देखना है। हर वीडियो में 2 चैप्टर कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो 5 बार देखने से उसको क्या होगा, 2 चैप्टर बिल्कुल जबानी याद हो जाएंगे। तो इसीलिए पूरा का पूरा यही रूल पूरी सीरीज में फॉलो करो और अपना बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। और मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में इस सीरीज के आखिरी 2 चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।